नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे की तैयारियों के बीच यहां होने वाली पल पल की खबर से आपको रूबरू कराने के लिए जी मीडिया की टीम मॉस्को में मौजूद है। रूस के लिए विक्ट्री डे कितना खास है और रूस के लोगों के लिए मॉस्को में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ये दिखाने के लिए हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त वहां मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी रिपोर्ट। इस विक्ट्री पार्क में सबसे शानदार जो चीज है वो है ये बर्लिन का एक 3D चित्रण। मैं इस समय बर्लिन के एक छोटे से कमरे में हूं। समय है मई का पहला हफ्ता 1945। नाज़ी फौजें हार रही हैं, लगभग हार चुकी हैं और सोवियत फौजें बर्लिन के अंदर तक पहुंच चुकी हैं। इस समय मैं जिस घर में हूं वहां पर रेडियो पर हिटलर के जोशीले भाषण सुनाई दे रहे हैं, लेकिन घर की चीजें टूट फूट चुकी हैं, घर की दीवारें गिर चुकी हैं जिन पर सोवियत गोलों ने प्रहार किए थे। यहाँ तक कि घर की छत भी उड़ चुकी है और उस छत के ऊपर से सोवियत फाइटर जेट्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एक कमरा है जहाँ पर सोवियत सैनिकों से लड़ने की नाजी सैनिकों ने आखिरी कोशिश की थी। इस कमरे की हालत बता रही है कि कितनी घमासान लड़ाई हुई। मशीन गन अभी तक खिड़की के सामने लगी हुई है और इस कमरे की भी हालत खराब है क्योंकि लगातार सोवियत फौजों की बमबारी से ये कमरा भी लगभग ध्वस्त होने के कगार पर है। इस घर से, इस कमरे से अगर बाहर निकलें तो भी समझ में आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे यूरोप को रक्त में भिगोने के बाद, नरसंहार करने के बाद खुद जर्मनी की हालत क्या हुई थी। इस घर की भी हालत वही है जैसे कि बाकी घरों की है। दीवारें उड़ चुकी हैं, दरवाजे गिर चुके हैं। और अगर मैं इस गली में आऊं, ये गली बर्लिन की मुख्य सड़क है। थर्ड रीख का ये हेडक्वार्टर है और यहाँ चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। हालांकि मेरे सामने की दीवार पर नात्सीवादी और फासिज्म का समर्थन करने वाले नारे अभी भी लिखे हुए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हिटलर विजयी होगा, हिटलर जिंदा होगा। लेकिन जब मैं जर्मन चांसलरी के सामने पहुंचता हूं तो यहाँ चारों तरफ मोर्चेबंदी तोड़ी जा चुकी है जर्मनों की और इस समय इस चांसलरी पर चारों तरफ से सोवियत सैनिक हमला कर रहे हैं। जितनी भी सुरक्षा की प्रणालियां थी, जितनी भी डिफेंसिव मैकेनिज्म थी, डिफेंसिव तैयारी थी जर्मनी की, वो खत्म हो चुकी है। सोवियत सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ये सबसे आगे के सैनिक ने अपने हाथ में एक ध्वज का डंडा पकड़ा हुआ है और वो अपनी जेब से सोवियत संघ का ध्वज निकाल रहा है जिसे वो यहाँ नाज़ी जर्मनी के हेडक्वार्टर इस चांसलरी बिल्डिंग पर लगाने जा रहा है। चारों तरफ हारी हुई जर्मन फौज के निशान हैं, गिरा हुआ हेलमेट है, उतरा हुआ बूट पड़ा हुआ है, चारों तरफ गोलों के शेल खाली पड़े हुए हैं और ये हाल है जर्मन चांसलरी का। दरअसल नाज़ी जर्मनी की हार के बाद मई के पहले हफ्ते में जब सोवियत फौजों ने बर्लिन में घुसना शुरू किया था और उसके बाद जब जर्मन चांसलरी पर सोवियत संघ का ध्वज फहराया था तो यही स्थिति थी नाज़ी जर्मनी की। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की ये तैयारी थी। मई के पहले हफ्ते में सोवियत फौजों ने बर्लिन के अंदर घुसना शुरू किया था हिटलर की आत्महत्या के बाद और उसके बाद 7 मई को एक दस्तावेज पर, सरेंडर के डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए गए थे कि 8 मई रात 11:01 के बाद जर्मन फौजें हथियार डाल देंगी। लेकिन उस समय टाइम जोन के फर्क के हिसाब से रूस में 9 मई थी, इसलिए विक्ट्री डे 9 मई को मनाया जाता है। और यहाँ ये सारी चीज़ें इस बहुत शानदार एक एग्जिबिट में दिखाई गई हैं। 3100 स्क्वायर मीटर के इलाके में यह एग्जिबिट फैला हुआ है और बिल्कुल सजीव चित्रण किया गया है यहाँ बर्लिन की हार का। 9 मई यानी विक्ट्री डे के दिन जितना महत्वपूर्ण रेड स्क्वायर और क्रेमलिन होता है, उतना ही महत्वपूर्ण रेड स्क्वायर से कुछ किलोमीटर दूर ये विक्ट्री पार्क होता है। इस विक्ट्री पार्क को दूसरे विश्व युद्ध में नाज़ी जर्मनी के खिलाफ सोवियत संघ की जीत की यादगार के तौर पर मनाया गया है। यहाँ पर 1,70,000 से ज्यादा एग्जिबिट्स यहाँ पर रखे हुए हैं
जिनमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों और सोवियत फौजों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, उनके कपड़े, उनके सैनिक साजो सामान हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ये दिखाती हैं कि उस समय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सैनिकों ने किस कठिनाई का सामना किया था। मेरे ठीक पीछे एक जर्मन टैंक है। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों ने अपनी सैनिक ताकत हासिल करने के लिए बहुत अच्छे टैंक्स बनाए थे और उनका जवाब देने के लिए सोवियत संघ ने भी बहुत तेज़ी से सैनिक साजो सामान का उत्पादन शुरू किया था। ये T5 मीडियम टैंक है जर्मनी का बना हुआ, और उसके पीछे एक दूसरा टैंक है जिसका ट्रैक टूटा हुआ है। दरअसल आर्मर्ड की लड़ाई में अगर किसी टैंक का ट्रैक यानी कि पट्टा टूट जाता है तो वो बेकार हो जाता है। उसके बाद वो न तो चल सकता है न ही काम कर सकता है जब तक कि उसको दोबारा ठीक ना किया जाए। ये टैंक जिस तरह से आजकल रिकवरी व्हीकल होते हैं, इसको बनाया गया था कि ताकि वो लड़ाई के मैदान में जो वायर ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बाधाएं लगाई जाती हैं, उनको साफ कर सके। और उससे पहले जो T5 टैंक था वो उस समय का मुख्य युद्धक हथियार था। विक्ट्री डे आने वाला है और इस समय यहाँ पर स्प्रिंग भी आ चुका है, लंबी छुट्टियाँ, इसलिए आप यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मॉस्को में रहने वाले लोग यहाँ आए हुए हैं। दरअसल विक्ट्री मेमोरियल की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ अगर कोई रूसी शादी करता है तो शादी करने के बाद कोशिश करता है कि पहली छुट्टी में यहाँ विक्ट्री पार्क में आए। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो याद दिलाती है कि दूसरे विश्व युद्ध का अभी तक रूसियों के मन पर क्या प्रभाव है और कितनी इज्जत वो करते हैं इस स्थल की, जहाँ पर उस दौरान अपना बलिदान देने वाले रूसी सैनिकों की निशानियां हैं, साथ ही उस युद्ध की निशानियां। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दूसरे विश्व युद्ध में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिक मारे गए थे। सोवियत संघ ने हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 2 करोड़ का ही दिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस लड़ाई में 2 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा रूसी सैनिकों ने अपना बलिदान किया था, जो 4 साल तक चली थी। दरअसल दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, लेकिन रूस इसमें 22 जून 1941 में कूदा, जब ऑपरेशन बारबाडोसा के तहत हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। और ये लड़ाई 7 मई 1945 यानी 4 साल से भी कुछ कम समय तक चलती रही थी, जिस दिन 7 मई को हिटलर की आत्महत्या के बाद नाज़ी जर्मनी की फौजों ने सोवियत संघ की फौजों के सामने हथियार डाले थे। ये इस म्यूज़ियम की शुरुआत है और चूंकि आज एक बहुत अच्छा दिन है, यहाँ सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं और विक्ट्री डे से पहले मॉस्को के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आकर उस युद्ध को याद कर रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध में पहली बार ट्रेंचेस यानी खंदकों की लड़ाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। पक्के मोर्चे बनाने में समय लगता है, लेकिन खंदकें कहीं भी खोदी जा सकती हैं। पहले विश्व युद्ध में खाइयाँ खोदने का सिलसिला काफ़ी तेज़ शुरू हुआ था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में चूंकि आर्मर्ड यानी टैंकों की लड़ाइयाँ ज़्यादा हो गई थीं, इसलिए ट्रेंचेस खाइयाँ बनाने का सिलसिला ज़्यादा शुरू हुआ। ये खाइयाँ बहुत लंबी होती थीं, इंसान के कद से थोड़ा ज़्यादा होती थी, जिससे कि वो सीधे फायर से बच सके और दुश्मन के ऊपर इफेक्टिव फायर, कारगर फायर डाल सके इन खाइयों में छुपकर। ये खाइयाँ इतनी बड़ी होती थी, इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि इनमें पूरी कंपनियाँ, पूरी बटालियंस तक डग इन पोजीशन में यानी खाइयों में आ जाती थी। यहीं उनकी मशीन गनें लगाई जाती थीं और दूसरे जो हथियार हैं वो भी यहीं से फायर किए जाते थे। दुश्मन के फायर का सीधा असर नहीं होता था। इन खाइयों को टैंकों के लिए पार करना मुश्किल होता था और दुश्मन की फौज जो सामने से आ रही होती थी वो इनके फायर का सीधा निशाना बनती थी। खाइयों में छुपे रहने के कारण दुश्मन के फायर का ज़्यादा असर नहीं होता था। लेकिन इन खाइयों को खोदना और उसके बाद इसमें रहना, कितने दिन तक रहना, यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि दूसरा विश्व युद्ध रूसियों ने, सोवियत संघ के सैनिकों ने 4 साल तक लड़ा था। यानी 4 साल तक उनमें से बहुत सारे सैनिकों ने अपना बहुत सारा वक्त इन्हीं खाइयों में लड़ते हुए बिताया था। यूरोप की भयानक बर्फबारी और बारिश के बीच में, जबकि इन खाइयों में पानी भर जाता था, इसी तरह की खाइयाँ बनाई जाती थी, ट्रेंचेस बनाई जाती थी, उनमें पानी भर जाता था और उस समय सैनिकों को इसी गीली जगह में रहना पड़ता था उस भयानक सर्दी में। एक सामने छोटा सा शेल्टर है कि इन
खंदकों में जो ट्रेंचेस में लोग रहते, सैनिक रहते थे, वो किस तरह से रहते थे, इसी तरह से एक छोटा सा कमरा बना दिया जाता था जहाँ पर उसके लेटने के लिए एक बॉक्स या छोटी सी जगह होती थी फट्टे लगाकर, और वहीं उसकी राइफल और मशीन गन तैनात रहती थी और वो यहीं रहता था। गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए ज़ाहिर है ज़्यादा इंतज़ाम नहीं होते थे, और यूरोप की सारी सर्दियाँ इसी तरह की खंदकों में लड़ते हुए सोवियत सैनिकों ने बिताई थी दूसरे विश्व युद्ध में। इसी तरह ये मॉडल उसी तरह तैयार किया गया है जैसे वो खाइयाँ होती थीं, उसी तरह की हाइट है, उतनी ही चौड़ाई है गलियारे की जहाँ से यहाँ पर आना जाना होता था, और उसी तरह से एक ये पूरी की पूरी कंपनी लोकेशन दिखाई गई है जिसमें 100 से 150 सैनिक रह सकते थे इस तरह की खाई में, जो खाई यहाँ दिखाई गई है, और दुश्मन का सामना कर सकते थे, लड़ सकते थे। हम आपको धीरे धीरे ये भी दिखाते हैं कि दुश्मन का सामना करने के लिए हथियार कहाँ लगाए जाते थे। विक्ट्री डे से पहले बहुत सारे मॉस्को के लोग यहाँ पर आए हुए हैं इन सारी खंदकों को देखने के लिए। उनमें से बहुत सारे बच्चों ने खास तौर पर वो किश्ती जैसी टोपी लगाई हुई है जो दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत सैनिक लगाया करते थे। बहुत दिल को छू लेने वाला ये दृश्य होता है कि जब कम से कम विक्ट्री डे से पहले पूरे के पूरे मॉस्को और रूस के लोग यहाँ आते हैं और देखते हैं और उस ज़माने के सैनिकों जैसी यूनिफॉर्म पहनने की भी कोशिश करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ और जर्मनी का युद्ध 4 साल तक चला था, जिसको सोवियत संघ और उसके बाद अब रूस में भी द ग्रेट पैट्रियोटिक वॉर यानी महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध कहकर याद किया जाता है। इन 4 सालों में प्रतिद्वंदिता इस बात की भी थी कि कौन देश कितनी जल्दी कितने बेहतरीन और आधुनिक हथियार बना सकता है, और उस दौड़ में भी सोवियत संघ बहुत आगे था। सोवियत संघ ने उस दौरान बहुत भारी तोपों का आविष्कार किया था, जिनमें से ये एक बहुत भारी और बहुत बड़ी तोप है। इस तोप का वजन 160 टन है, यानी 1,60,000 किलोग्राम। 180 मिलीमीटर इसका कैलिबर है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इससे लगाएं कि भारत की सबसे जो भारी तोप है वो 155 मिलीमीटर की बोफोर्स तोप है। इस तोप का कैलिबर 180 मिलीमीटर का है, और इस तोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दरअसल एक ट्रेन है, यानी ये ट्रेन के डब्बे की तरह बनाई गई है जिसको रेल रोड्स के जरिए इंजन लगाकर जहां चाहें वहां ले जाया जा सकता है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर से ज़्यादा थी, और इसके जरिए दुश्मन के जंगी जहाज़ों या दुश्मन के फौजी ठिकानों पर भारी हमला किया जाता था। इस तोप में पहिए लगे हुए हैं और ये रेल के ऊपर है, यानी इसको कभी भी बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। शर्त केवल ये है कि वहां तक रेल की पटरियां होनी चाहिए। रेल की पटरियों पर चलते हुए रुक कर फायरिंग पोजीशन में आने में इसको केवल 60 मिनट का समय लगता था, और 60 मिनट के अंदर रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई ये ट्रेन फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाती थी, जो कि 38 किलोमीटर दूरी तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बहुत भारी गोलाबारी से तबाह करती थी, क्योंकि इसका कैलिबर 180 मिलीमीटर का था और इसकी जो विनाशक क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस तोप में एक और खासियत थी कि फायरिंग पोजीशन में आने के बाद इसको 360 डिग्री पर घुमाया जा सकता था, यानी इसके नीचे जो व्हील लगा हुआ है उसके जरिए इसे चारों तरफ इससे फायर किया जा सकता था। 360 डिग्री पर घूमकर ये तोप फायर करती थी। इस तरह की तोपें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने बहुत कम बनाई थी, लेकिन जहां भी बनाई इनका बहुत कारगर इस्तेमाल हुआ और उसने सोवियत संघ की जीत निश्चित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। What is the exact area of this museum and how many visitors come here? Сегодня Музей Победы, один из крупнейших военно-исторических музеев мира. Количество посетителей около 1 миллиона в год. मैं इस समय विक्ट्री पार्क के सामने, स्टेला के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो 141.8 मीटर ऊंचा है, और ये इसलिए क्योंकि इसके हर 10 सेंटीमीटर का अर्थ फासीवादी जर्मनी के खिलाफ लड़े गए युद्ध का एक दिन है। नाजीवाद पर विजय के इस स्मारक को देखने हर साल लाखों की तादाद में रूसी आते हैं।
अप्रैल में यहाँ एक नया सेक्शन शामिल किया गया और उसमें यूक्रेन की तस्वीरें हैं, ताज़ा यूक्रेन की राजनीतिक और सैनिक स्थितियों की। संकेत साफ है कि जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्टालिन के लिए हिटलर था, वही आज की तारीख में पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, मॉस्को। विक्ट्री पार्क में दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी यादों ने उस वक्त के माहौल को फिर से जिंदा कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। विक्ट्री पार्क में दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी और भी कई बेशकीमती यादें संजो कर रखी गई हैं, वो देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें। रूस 9 मई को यानी अब से चंद घंटे बाद विक्ट्री डे परेड में अपनी सैन्य ताकत दुनिया को दिखाएगा। यूक्रेन युद्ध के बीच मॉस्को में आयोजित होने वाली इस परेड पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इस परेड को खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संबोधित करने वाले हैं। कैसी है विक्ट्री डे परेड की तैयारी, देखिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट में। मॉस्को की सड़कों पर कदम ताल, उत्साह से भरी सजी धजी रूस की सेना। दुश्मन को तबाह करने वाले हथियारों का प्रदर्शन। जमीन से आसमान तक सेना के शौर्य की धमक। विक्ट्री डे पर दुनिया देखेगी पुतिन का दम। मॉस्को की सड़कों पर इस बार रूस की सेना के कदमताल के खास मायने हैं। मॉस्को की सड़कों पर रूस के सजीले सैनिकों की हर चाल पर इस बार दुनिया की निगाहें हैं। चंद घंटों बाद आसमान से लेकर जमीन तक रूस की सेना के शौर्य का जैसा प्रदर्शन होगा, उसे टकटकी लगाकर दुनिया देखेगी, क्योंकि ये कदमताल, ये पराक्रम और ये प्रदर्शन इस बार खास है। खास इसलिए क्योंकि रूस की सेना का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के खिलाफ चलाए गए विशेष सैन्य अभियान में शामिल है। 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर शहरों को जिस तरह तबाह किया है, उसे दुनिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध बता रही है। और इस भीषण बमबारी, तबाही और हमलों के बीच रूस अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करने जा रहा है। Впервые нашей стране англосаксы объявили войну. Она называется гибридная, но уже полыхает по всем фронтам, начиная от финансов и кончая рідной Украиной, где они под руководством ЦРУшников-бандеровцев решили оккупировать свободолюбивый Донбасс. इसलिए मॉस्को की सड़कों पर चलने वाले ये सैनिक, मॉस्को की सड़कों पर चलने वाले ये टैंक, मॉस्को की सड़कों पर दिखने वाले ये हथियार, मॉस्को के आसमान पर उड़ने वाले ये महाविनाशक विमान, ये सब कुछ खास है, बेहद खास है। इसके खास होने की एक और वजह है, जो रूस की परंपरा का बरसों से हिस्सा है। जर्मनी के खिलाफ 1941 से 1945 तक चले युद्ध में मिली जीत की 77वीं सालगिरह का ये दिन है। ये दिन हिटलर के अहंकार को जमीन में रगड़ने का भी है। ये दिन नाजी सेना पर सोवियत संघ की जीत का भी है। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ चलाए गए विशेष सैन्य अभियान के लंबा खींचने पर यह अपनी सेना में जोश भरने का भी दिन है।
रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि एक दिन पहले हुए फुल ड्रेस रिहर्सल में करीब 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 131 तरह के हथियार और सैन्य उपकरणों के साथ साथ 77 हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों ने परेड में हिस्सा लिया। मॉस्को में इस साल की परेड के लिए 28 अप्रैल और 4 मई को रात के समय 2 रिहर्सल किए गए थे। परेड से पहले इस रिहर्सल की गूंज भी दुनिया में सुनाई पड़ने लगी है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बीते सप्ताह ही दावा किया था कि विक्ट्री डे पर 28 शहरों में सैन्य परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें करीब 65,000 लोग, लगभग 2400 प्रकार के हथियार और सैन्य उपकरण के साथ साथ 460 से ज्यादा विमान शामिल होंगे। इनकी तैयारी अब करीब पूरी हो चुकी है और इन तैयारियों की झलक दुनिया के सामने आने भी लगी है। विक्ट्री डे परेड के लिए वायुसेना ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। रूसी वायुसेना के विमानों ने जेड फॉर्मेशन में उड़ान भरकर अपनी सैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। असल में वायुसेना का ये जेड सिंबल रूस के यूक्रेन में अपने विशेष सैन्य अभियान से जुड़ा हुआ है, जिसे कीव और पश्चिम देश एक आक्रामक कार्रवाई मानते हैं। Наверное, застрагивает, да, потому что у меня 2 сестры живут на Украине, двоюродные. Одна под Одессой, вторая под Черкасами. Конечно, очень сложно общаться сейчас. Понятно, это тяжело. У них своя информационная война идет. Они обвиняют сейчас всех и даже с нами плохо общаются. Вот это вот обидно, конечно. Ну, и страшно за людей. Просто элементарно страшно за родных, которые там находятся. А в целом по России, ну, очень большая сплоченность сейчас в массах народных вот в связи с этими событиями. यूक्रेन युद्ध के बीच आयोजित होने वाली इस परेड को लेकर इस बार खास तैयारी की गई है। इस परेड में खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल होंगे, जो परेड को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो देश के सामने आने वाली चुनौतियों और सैन्य तैयारियों का लेखा जोखा भी देंगे। माना जा रहा है कि परेड के दौरान पुतिन यूक्रेन में जारी रूसी सेना के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन पर भी बात कर सकते हैं। इन्हीं वजहों से पूरे मॉस्को की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। रूस को अंदेशा है कि यूक्रेन या पश्चिमी देश इस परेड के दौरान बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। रूस ने विक्ट्री डे परेड के बहाने अपने विरोधियों को चिढ़ाने की भी तैयारी की है। विक्ट्री डे परेड में डूम्सडे कमांड प्लेन के उड़ान की तैयारी को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक विक्ट्री डे परेड के दिन सेंट वेसिल कैथेड्रल के ऊपर एक फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रूसी वायुसेना के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान Tu-160 रणनीतिक बम वर्षक और 2010 के बाद पहली बार IL-80 डूम्सडे कमांड प्लेन उड़ान भरेगा। डूम्सडे प्लेन को पुतिन का आसमानी कमांड सेंटर माना जाता है। ये प्लेन परमाणु हमले की स्थिति में राष्ट्रपति पुतिन समेत देश के शीर्ष अधिकारियों का सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। जब तैयारियां ऐसी हो तो दुनिया भर की नजर रूस के विक्ट्री डे परेड पर होना स्वाभाविक है। रूस के विरोधियों की चिंता भी स्वाभाविक है। और तो और यूक्रेन की घबराहट की जैसी बातें की जा रही है, वो भी बेवजह नहीं। पश्चिमी देशों को डर है कि यूक्रेन में जंग के लंबा खिंचने से पुतिन इस मौके पर कयामत की चेतावनी दे सकते हैं। हालांकि रूस इन आशंकाओं को बकवास बताते हुए खारिज कर चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.